Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 90th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. तो सबसे पहले हम आज का हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन में आपको सबसे पहले ये दिखेगा कि ट्रेन जो है डीरेल हो गई है कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और एज पर द गवर्नमेंट डेटा 3 लोग मारे गए हैं। 3 persons वर किल्ड व्हेन चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस कहाँ हुई, गोंडा के पास उत्तर प्रदेश में। दूसरा हमारा आज हेडलाइन में ये है कि रिपोर्ट का जो नीट यूजी का जो रिजल्ट सिटी वाइज सेंटर वाइज जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है टेस्टिंग एजेंसी को देने के लिए, और अगला हियरिंग 2022 को जुलाई में होगा। अभी इसमें बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं। एम्स पटना से 4 सोल्वर पकड़े गए हैं। सोचिए किस कदर हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी यही है आज का हेडलाइन से यह कोई न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं अपने पीपीटी से। सो वेलकम बैक। ऑलराइट, टुडे इज़ 90th of July एंड वी विल सी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक माशो पीरो ट्राइब है वो देखेंगे। इसके साथ हम आपको है ना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में बता देंगे, पीबीटीजी के बारे में। उसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये 4th इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ताज होटल में, उसको देख लेंगे। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लेंगे, है ना, मेज में क्या है वो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये जो सेंटर है जो फ्रेम करिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी पे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बांग्लादेश को आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ में देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सब हम देख लेंगे। राइट, तो हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो न्यूज एनालिसिस है वो है माशो पीरो ट्राइब। ये क्या बोला जा रहा है कि द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड है ये, है ना, जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। कौन सा? माशो पीरो। और ये कहाँ है? पेरू में, साउथ ईस्टर्न पेरू में। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने एटलस में, वर्ल्ड मैप में जाके पेरू को देखना है, उसका क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ का पहाड़ क्या है, ये सब देखना है पेरू को। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि क्या हमारे देश में ट्राइब हैं। जी हाँ, तो हमारे देश में आपको पता होगा कि अभी बहुत जल्दी सुने होंगे कि 75वें हमारा इंडिपेंडेंस के ये उपलक्ष्य पे पीबीटीजी को भी 75 पीबीटीजी का दर्जा दे दिया गया। 75 ट्राइबल ग्रुप को बोला गया कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। अब ये होता क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब कहते किसको हैं? तो सबसे इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है कि इनको क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि वो उसी लैंड के ओरिजिनली सब वहीं के होने वाले चाहिए। ठीक है, उनका पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होना चाहिए। वो बाकी दुनिया से क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, फिजिकली आइसोलेटेड। उसके बाद क्या है कि उनका जो लैंग्वेज है वो रिटेन नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिटेन लैंग्वेज, और रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर रेट ऑफ चेंज। ये सब जो ट्राइब होगा उसको किस में बोला जाएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ओके, अब ये बात करती है कि कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है जो कि बोलती है कि ये ट्राइब जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल है। तो वो हमारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब आपको ये बताना है कि हमारे इसके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर कौन है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है। अभी जो नया कैबिनेट बना है उसमें ट्राइबल मिनिस्टर किन को बनाया गया है। ठीक है, अब आपको हम पीबीटीजी के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि पीबीटीजी को पहले क्या बोला जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था। अब प्रिमिटिव जो है वर्ड, ये ऑफेंसिव हो गया प्रिमिटिव वर्ड। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करने लगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलने लगे। पहले क्या बोला जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ऐसा माना जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से कि नथिंग इज प्रिमिटिव। ठीक है, और वो ऑफेंसिव होने लग गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोलने लगे, पीबीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये कब बना था, ये जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था पीटीजी, पहले इसको पीटीजी बोलते थे, ये बना था कब, 4th 5 ईयर प्लान जब हुआ था, उसमें एक कमीशन बना था, देवर कमीशन। उसके सजेशन के हिसाब से बोला गया था कि कुछ ट्राइब ऐसे हैं जिनको जो बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव शुड नॉट बी स्पोकन, है ना, प्रिमिटिव बोलना गलत बात हो जाएगा वो, लेकिन देवर कमीशन में बोला गया था कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया गया। उसके बाद अभी 2018 में पीबीटीजी का उसको नाम बदल के कर दिया गया। अब कितने हैं, 75 पीबीटीजीज हैं, जिसमें आपको किसके बारे में जानना है, बिहार में जो कौन कौन से ट्राइब हैं जो किस में आते हैं, पीबीटीजी में आते हैं। ओके, तो बिहार की बात करें तो इंक्लूड किसको किया जाता है, झारखंड भी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, असूर्स आते हैं, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया,
हिल खरिया, कोरवाज, माल पहाड़ियाज, उसके बाद पहाड़ियाज, उसके बाद सौरिया पहाड़िया और सवर। ये जो है असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सवर, ये इतना जो ट्राइब है, ये ट्राइब किस में आते हैं? PVTZ में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप। इसका मतलब इतना जो भी ट्राइब है वो क्या है? दे आर होमोजीनियस टू बिहार एंड झारखंड, दे हैव ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, दे आर physically isolated from others rest of the world, absence of the they don't have any written language, है ना, और they are technologically relatively slower and rate of change is very slow। अब आपको ये बताना है कि पीबीटीजी की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पीबीटीज फाउंड किया जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए हम ही बता दें, तो उड़ीसा जो हमारा स्टेट है, उड़ीसा जो कहाँ पे पड़ता है, कौन सा कोस्ट पे पड़ेगा? वेस्ट कोस्ट पे पड़ेगा। कहाँ पे? झारखंड और आंध्रा के बीच में। तो उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा पीबीटीजीज रहते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ट्राइबल मिनिस्टर कौन है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं माचो पिरो के बारे में। ये क्या बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड हु लिव इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ द सॉर्दर्न पेरू। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बीपीएससी के लिए कि बस आपको ये याद रखना है कि माचो पिरो क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है और वो कहाँ का है? पेरू का है। तो क्या बोला जा रहा है कि इंडिजीनियस राइट्स एनजीओ सर्वाइवल इंटरनेशनल हैज रिलीज रेयर पिक्चर ऑफ माचो पिरो ट्राइब पीपल इन साउदर्न पेरू बीच, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 ऑड अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं। पिक्चर लिया गया है 50 ट्राइब जो बैंक ऑफ रिवर के किनारे था, वो ग्रांटेड, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब हैं कौन। ऑलमोस्ट ऑल contacted tribe live in jungles of Amazon and Southeast Asia. Machu Picchu, possibly number more than 750, are believed to be largest of such tribe, है ना। These nomadic का मतलब क्या होता है? जो हंटर और गैदरिंग अभी भी करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनका कहीं एक स्थायी निवास नहीं होता है, कहीं एक जगह रह के वो फार्मिंग नहीं करते हैं, है ना, वो इधर उधर घूमते हैं, शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, बस उसको क्या बोलेंगे हम? नोमैडिक। हंटर गैदर्स लिव इन अमेजोन, कहाँ रहते हैं? अमेजोन में। कहाँ? मैद्रिस दी लियोस रीजन क्लोज टू पेरू बॉर्डर विद ब्राज़ील एंड बोलीविया। कहाँ है ये सब? कहाँ का ये जो कंट्रीज़ का नाम बोला जा रहा है वो कहाँ है? को पता होगा, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये इस तरह बनेगा पेरू, यहाँ पे ब्राज़ील, पेरू, ठीक है। आप देख लीजिएगा सब मैप में जाके, बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्राइब हैज़ नो वेयर टू गो। हमारे लिए बस याद रखना है कि माचो पिरो जो है, पिरो से याद रखना है क्या? पेरू। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि 4th इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है करवाया जा रहा है 19 जुलाई को। आज कहाँ? 9 बजे से होटल ताज पैलेस न्यू दिल्ली में, है ना। अब ये किस चीज़ के लिए करवाया जा रहा है और ये कौन करवा रहा है? तो ये करवा रहा है वो क्या है? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, वॉइस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसका क्या है? इनके द्वारा करवाया जा रहा है। अब ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसके द्वारा ये करवाया जाता है। GBA, आपको क्या पता किसके बारे में? GBA का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ओके, इसका एम क्या है? तो GBA का जो एम है वो क्या है? टू पोजीशन बायोफ्यूल्स एज ए की टू एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो बायोफ्यूल का पोजीशन है उसको एनर्जी ट्रांजिशन के रूप में एकदम की रोल में यूज करना, और कंट्रीब्यूट किस में करेगा? जॉब में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो वहाँ कौन कौन से गेस्ट हैं? तो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है? श्री जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। और चीफ गेस्ट कौन है इनॉग्रल सेशन के लिए? श्री नितिन गडकरी, वो कौन है? हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। अब ये किस चीज़ के लिए करवाया जा रहा है? ये करवाया जा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डिकार्बोनाइजेशन। और इसका क्या है इस बार का थीम? डेंटेड कॉर्न इथेनॉल। कि जो कॉर्न है, जो भुट्टा है हमारे यहाँ, उससे कैसे हम उसको इथेनॉल में ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे हम सस्टेनेबल बने, कैसे बायोफ्यूल में यूज किया जाए, ये है। बस आपको याद रखना है। 4th इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ? ताज में, न्यू दिल्ली में। PhD चैम्बर के द्वारा करवाया जाता है। बाकी ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, क्यों? क्योंकि बायोफ्यूल की बात आ रही है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर, है ना, रिसर्च के लिए बात आएगी। एग्रीकल्चर वेलफेयर क्या आएगा? MOFPI है, लाइफ है, IRRI है ना, मंथन है, CGI है। तो आप बोलेंगे कि इसमें तो पढ़ना क्या है? ये जितना भी इंस्टीट्यूशंस है ना, जितना भी मिनिस्ट्री, सबके बारे में जाइए, उसके वेबसाइट पर देखिए, यही सबसे सवाल निकल के आता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है कि जितना भी इंस्टीट्यूशन यहाँ लिखा हुआ है,
पहले आपको पीएचडी चैम्बर के बारे में जाके पढ़ना है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है कि इसके मिनिस्टर कौन हैं, कौन सा इनिशिएटिव चल रहा है, केमिकल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये केमिकल के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में पढ़ना है कि इसके मिनिस्टर कौन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है कि कौन इसके मिनिस्टर हैं, हमारे बिहार के ही हैं, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ कब ये कौन से सीओपी में आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर कब ये इसको इंट्रोड्यूस किया वो देखना है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है वो देखना है, इसका वेबसाइट जाके देखना है, मंथन क्या है, आईसीएआर क्या है, ठीक है। इससे ज़्यादा सवाल कहीं सवाल को जो एग्जामिनर होता है जो आपके पेपर में आता है वो खुद से नहीं बनाता है, वो यहीं सबसे कहीं से पिक किया जाता है। और जब ये सब चीज़ को आप जब माइक्रो लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपसे होगा और बिल्कुल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मेज, देखिए कैसे रिलेटेड है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, डेंटेड क्रॉप इथेनॉल, और ये क्या बात कर रहा है कि जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे लाएं। अब हम जब बात आई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है, कहते किसको हैं, किसको बोलेंगे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि अभी का जो एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री है उसको क्या करना, मॉडर्नाइज करना, उसमें क्या करना, जो फार्म्स टूल्स हैं उसको मैकेनाइज करना, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाना, पेस्टिसाइड लाना, फर्टिलाइजर लाना, है ना। इट मीन्स कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, कि फार्मिंग में हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को, है ना, उसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे करेंगे, उसको कमर्शियलाइज कैसे करेंगे, उसी को क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कब हुआ। सो ये 1960s की बात है। इन 1960s में नॉर्मन बोरलॉग करके एक आदमी थे, नॉर्मन बोरलॉग, है ना, इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इनको इसी चीज़ के लिए नोबेल कब मिला, 1970s में, 1970 में इनको क्या मिला, नोबेल। किस चीज़ के लिए, कि ये जो हाई इल्ड वैरायटी ऑफ वीट का जो सीड बनाए थे ना, गेहूं का हाई इल्ड वैरायटी, उसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला, ठीक है। पीस प्राइज क्यों बोलेंगे, पीस में क्यों मिला, क्योंकि जब फूड स्कैरसिटी होती है, जब पेट का भूख होता है तो आदमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो भूख मिटाए मतलब लोग शांति से रहेंगे खाना खा के, इसलिए इनको वीट में इनको HYV वैरायटी सीड जो होता है उसके लिए नोबेल पीस प्राइज कब मिला, 1970 में। अब बात करते हैं इंडिया में कब आया, तो वो 1968 में आया। किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन, जिसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, 1968 में MS स्वामीनाथन, ओके। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब ये क्यों आया था, आपको पता, 1943 में बंगाल में बहुत ज़बरदस्त फेमाइन आया, बंगाल फेमाइन के कारण बोला गया कि अप्रॉक्स 4 मिलियन, दुनिया का सबसे बड़ा फेमाइन है, 4 मिलियन, आप समझ रहे हैं, 4 मिलियन बहुत सी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन नहीं है ना। 4 मिलियन पीपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण मर गए थे, खाना के कारण। हम लोग का देश का क्या हाल था वो सोचिए, ठीक है। तो 1943 में बंगाल फेमाइन आया, उसके बाद ये बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग साहब वो शुरू किए, उसका बाद इंडिया अडॉप्ट की 1968 में MS स्वामीनाथन के द्वारा। हम लोग क्या किए, हम लोग क्या क्या बनाए, हम लोग बनाए हाई यील्ड वैरायटी, हम लोग लाए पेस्टिसाइड, हम लोग लाए इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाए, है ना, डैम बनाए, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन मेज पे ये क्या बात करें, हरीश दामोदरन साहब जो हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन शो इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इफ नॉट सरप्लस इन व्हीट एंड राइस, है ना। दिस वॉज थैंक्स टू हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड बाई द मैक्सिको बेस्ड CIMMYT, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर है कहाँ, मैक्सिको में। न्यू दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, अभी आप यहाँ देखे होंगे, ये देखिए ICR है, और IARI जो है वो भी किस चीज़ पे काम करती है, एग्रीकल्चर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ साइंटिस्ट लाइक नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन, दोनों के द्वारा बताया जा रहा है। अनदर रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है कि लेस सेलिब्रेटेड ऑल्सो प्रेजेंट इंडिया इन मेज, कब, 1999 से 2000 और 23-24 के बीच में जो मेज में रिवॉल्यूशन है, जो हम प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, ये ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे तो 11.51 किस चीज़ में है, मिलियन टन में। और अभी हम देखिए 23-24 में सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ चला गया था, और अभी 35.67 मिलियन टन हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन है। पीक हुआ है कब, 22-23 में, जस्ट ओवर 38 मीट्रिक टन, ओके।
तो फूड और फ्यूल की बात करेंगे कि हमारा जो ये क्या बूम पीरियड आया किस चीज़ में, मेज के प्रोडक्शन में, विथ एवरेज हेक्टेयर यील्ड राइज फ्रॉम 1.8 to 3.3 टन्स। अब बात करते हैं कि ये सिर्फ फूड में ये होता है या फीड टू फ्यूल है। सो अनलाइक राइस एंड व्हीट, हार्डली अ फिफ्थ ऑफ इंडियाज मेज प्रोडक्शन इज यूज टू direct human consumption and an estimated 60% goes as feed for poultry birds and livestock, उसको खिलाया जाता है। ठीक है, तो इसको और क्या कहा जाता है, मेज विथ विंग्स, कि जो भी चिकन खाते हैं हम लोग, है ना, उसका जो फूड के रूप में यूज किया जाता है वो क्या जाता है, दिया जाता है, वो जो मेज है उसी को दिया जाता है खाने के लिए, है ना। मार्केट रेडी बॉयलर वेइंग 2 to 2.5 कंजम्पशन समझे 4 kg ऑफ फीड ड्यूरिंग द रेयरिंग साइकिल, है ना। बॉयलर फीड कंटेंट्स 55 to 65% मेज, आपको ये बता देना है। अब क्या है, नाउ मेज हैज इमर्ज एज द फीड स्टॉक फॉर द इथेनॉल। इथेनॉल के लिए हम क्या कर रहे हैं, फीड स्टॉक बना रहे हैं, यूज टू ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। हम इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा E20 कर क्या रहा है ना, कि 20% हम क्या ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, इथेनॉल को। तो डिस्टिलरीज रन ऑन शुगर केन मोलासेस एंड जूसेस सिरप ड्यूरिंग द क्रशिंग सीजन ऑफ नवंबर से अप्रैल के बीच में। क्या बोला जाए कि ऑफ सीजन में, नवंबर से अप्रैल के बाद का जो सीजन आता है उसमें क्या है, केन कैन नॉट बी अवेलेबल, जो शुगर केन है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, दे यूज ग्रेन्स, है ना, जो सड़ा हुआ गेहूँ होता है उससे भी बनाया जाता है। तो उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया तरीके का जो है IARI दिल्ली के द्वारा एक नया ब्रीड बनाया गया, इंडिया का पहला वैक्सी मेज हाइब्रिड है ना। याद रखना आपको क्या, कि पूछ देगा कि व्हाट इज वैक्सी, तो वैक्सी क्या है, एक मेज का हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है, विथ हाई क्या है, एमिलोपेक्टिन स्टार्च कंटेंट है उसमें, सबसे ज़्यादा क्या है, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च कंटेंट, मेकिंग इज बेटर सुटेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, जो क्या करता है, इथेनॉल प्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छा करता है। द स्टार्च इन मेज इज मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीमर, कौन कौन 2 पॉलीमर का मिक्सचर है, कॉम्प्राइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर इन स्ट्रेट चेन, है ना, अमाइलोज, और बॉन्डेड इन ब्रांडेड फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। 2 जो है स्टार्च है, कौन कौन सा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के द्वारा बनाया गया, जो क्या करता है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन को क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, बेटर सूटेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। अब क्या बोला जाए कि नॉर्मल मेज जो होता है उसमें स्टार्च का जो कंटेंट होता है वो 30% होता है अमाइलोज एंड 70% ऑफ अमाइलोपेक्टिन, बट द स्टार्च फ्रॉम IARI जो बनाया है वैक्सी मेज, उसमें क्या है 93.9% क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च इम्पार्ट्स हार्डनेस इन द ग्रेन व्हाइल अमाइलोपेक्टिन काउजेज सॉफ्टनेस, है ना, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। इसीलिए अब बाकी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, इसको देख लीजिएगा। एक ये है कि न्यू ब्रीडिंग स्ट्रेटजी, जिसका है मीन भाई CIMM-BIT जो है हमारी मैक्सिको की जो इंस्टीट्यूशन है, वो ओपनड इन मेज डबल हाइप्लॉइड DH फैसिलिटी इन कुंगलिन इन कर्नाटका में लगाया गया। बस ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुंगलिगल कर्नाटका में क्या है, CIMM-BIT के द्वारा नया ब्रीडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, इस्टेब्लिश इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर के साथ में। ओके, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 100% होमोजाइयस having 2 identical copy of single gene and genetically pure inbred lines of maize and that can be used to parent for further crossing and breeding of hybrids। ओके, तो यही है कि ये जो हम कन्वेंशन करवा रहे हैं, ये जो समिट करवा रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, इसमें हमारा जो स्ट्रेस होगा, जो बात करेंगे वो किस चीज़ पे बात होगा, डेंटेड कॉर्न पे, कि कैसे कॉर्न से हम एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प लेंगे, फूड सिक्योरिटी में भी लेंगे, और डीकार्बोनाइजेशन में भी हम हेल्प करेंगे, ये हमको हेल्प करेगा। ये सब जो पॉइंट है आप अपने मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं और वो रिफ्लेक्ट करेगा एकदम अलग तरीके से आपका। ओके, अब आते हैं कि ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अभी हमको इंपॉर्टेंट ज़्यादा एग्जाम के लिए लगा नहीं तो हम डिस्कस नहीं करें। जब सुप्रीम कोर्ट बोला है सेंटर को कि फ्रेम करिए कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो होता है दैट इंश्योर वीमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे उनको जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के कारण जो उनको लीव मिलता है उसके कारण उनको डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े, बट शुड डिस्क्रिमिनेशन इवन इन अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उसी पे बात है कि टू लेट इट शुड हैपन नाउ, कि लेट हो गया है तो अभी करेंगे, और ये लिखी है ना, कि कंसर्न रियली दैट मे बी फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, और इट इज़ दैट कि दिस इज गोइंग टू बी सीन एज अ डिस्क्रिमिनेटरी टू मेन, कि मेन बोलेंगे ना कि अगर इनको 2 या 3 दिन का छुट्टी दिया जा रहा है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेन बोलेंगे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और वाई इट इज़ बेटर दैन नेवर, कि एक्नॉलेजमेंट जो है, पहले तो सबसे बड़ी बात है हमारे सोसाइटी में, इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, इस पर बात किया जा रहा है ना। तो वो बोल रही है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज सेंट्रल टू पॉलिसी इंटरवेंशन, कि इसको सेंटर में रख के इस पर पॉलिसी बनाया जा रहा है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट बी विटनेस कॉन्क्रीट मेजर्स। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा।
जब फ्यूचर में आएगा तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में क्या देखेंगे हम, बांग्लादेश को। बांग्लादेश में क्या हुआ है कि बांग्लादेश में जॉब कोटा जो है क्लैशेस किल 18 मोर इंजोर ओवर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ कुछ भी होता है तो हमारे एग्जाम में हमारा नेबर है, हम इसको लिबराइज किए हैं, हमसे पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको हम बांग्लादेश के बारे में दिखाते हैं मैप में कि बांग्लादेश है कहाँ। तो ये है बांग्लादेश। पहले ये क्या था, ये पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, पाकिस्तान का ये पार्ट होता था, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो 1971 में हम क्या किए, लिबरेशन वॉर लड़े और 16 दिसंबर 1971 को क्या बन गया, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होके बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से अलग होके, ठीक है। तो बात करेंगे हम बांग्लादेश की। ये है बांग्लादेश, ये चारों तरफ एक क्या है, इंडिया और थोड़ा सा म्यांमार से लैंड वाटर टच करती है। अगर हम वाटर ये करेंगे तो बे ऑफ बंगाल ये लैंडलॉक नहीं है, ओके। देखिए ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो ये बर्मा या म्यांमार से टच करती है। बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नेम है ना, उसका नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। एग्जाम में पूछ देगा तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर गलत सवाल कर देंगे, छोटा छोटा चीज देखिए कहाँ से सवाल बना देगा। बांग्लादेश का नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। आपका इसका कैपिटल कहाँ है, कैपिटल है ढाका, ठीक है। और ये 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ओके। ये 1971 में लिबरेशन वॉर लड़ा, ठीक है। यहाँ जो हमारी नदी, यहाँ आपको हम बॉर्डर बता दे रहे हैं कि हमारे स्टेट से कौन कौन से स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ब्लू पेन ले रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है वो क्या है, हमारा वेस्ट बंगाल है ना। यहाँ पे क्या है, ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद अगर देखेंगे तो ये आसाम आ जाता है यहाँ तक। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, ये नेपाल, ठीक है। अब ये आपको याद करने का ये ट्रिक बताते हैं क्या है, नमामि। नमामि से क्या हो जाएगा, न से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, दिस इज त्रिपुरा। और ये फिर क्या हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो ये मेघालय हो गया, ये आसाम हो गया, ये अरुणाचल हो गया, ठीक है। ये हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर बात करेंगे हम 7 सिस्टर्स की तो उसमें सिक्किम नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। ये जो आसाम से होता है, कौन कौन सा, आसाम, अरुणाचल है ना, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। दीज आर द 7 स्टेट्स विच आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ओके। अब आपसे जेपीएससी का प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा गया था कि बांग्लादेश जो है किस किस से बॉर्डर टच करती है, या म्यांमार का कुछ तो पूछा था। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो लास्ट बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि ये कौन सा स्टेट का है, ये क्या आ जाएगा, मिजोरम, और ये त्रिपुरा। तो मिजोरम तक हम शेयर करते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे आपसे मणिपुर का, तो मणिपुर जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, नागालैंड नहीं करती है, आसाम करती है, अरुणाचल करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये एरिया कि जो ये यहाँ पे जो लैंड बॉर्डर हमारा ख़त्म हो रहा है किसका, बांग्लादेश का, वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मिजोरम के पास में जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये त्रिपुरा, मेघालय और ये मिजोरम। बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या हुआ था कि वहाँ का जो एरिया है, आपको ये बता रहे हैं इस मैप में। आइए यहाँ पे देखिए, ये वासन 4 एक आइलैंड है, ठीक है। तो वासन 4 जो आइलैंड है उसको और हम क्या कहते हैं, वासन 4 आइलैंड को, हम बोलते हैं 4 पिया, है ना। और ये कौन सा आइलैंड पे है, ये है हतिया उपाजिला, ठीक है, हतिया उपाजिला, एन आइलैंड इन हतिया उपाजिला, बांग्लादेश, है ना। 2019 से पहले इसको क्या बोलते थे, थेंगार 4 पहले बोलते थे, और इसको और क्या बोलते हैं, 4 पिया भी बोलते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, है ना। अगर हम बात करेंगे कि मेनलैंड से कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर फ्रॉम सैंडविप आइलैंड और 37 फ्रॉम द मेनलैंड, ओके। अब यहाँ पे एक देखेंगे, ये रिफ्यूजी कैंप है और ये कॉक्स बाजार लिखा हुआ है और ये चित्तग्राम है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है कि रखाइन स्टेट जो है, ये एरिया जो है रखाइन स्टेट में आता है, और सितवे पोर्ट जो है हम बना रहे हैं म्यांमार में। सितवे पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं इंडिया, किस चीज़ के लिए, हमारा ये एरिया जो है इसके कॉन्टेक्ट के लिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो सितवे पोर्ट में क्या था, डीप वाटर कंस्ट्रक्टेड इंडिया इन 16 में जो सितवे पोर्ट हम बनाना शुरू किए। और ये द कैपिटल ऑफ रखाइन स्टेट इन म्यांमार, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ये कालादान प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। और यहाँ जो
वहाँ का जो रोहिंग्या का जो इशू था, है ना, कौन सा इशू, रोहिंग्याज इशू, वो इसी एरिया से रिलेटेड है कि जो म्यांमार के जो रोहिंग्याज थे वो कहाँ चले जा रहे थे, वो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे थे बांग्लादेश में, क्योंकि लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको रिफ्यूज कर रही थी। वो कुछ लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहे थे, और ये रोहिंग्या वाले जो हैं म्यांमार रोहिंग्या को मान नहीं रहे थे कि दे आर नॉट आवर सिटीजन। तो इसके लिए भाषण 4 में क्या बनाया गया था, यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो बना रही है कुछ कुछ बिल्डिंग्स, कुछ कुछ वहाँ रहने के लिए उनको दिया जा रहा है, जो यूएन में भी बहुत मैटर उठा था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉक्स बाज़ार और चित्तगांव और भाषण 4 क्या है ना, कि कहाँ है। तो अब कॉक्स बाज़ार की बात करेंगे तो वो म्यांमार में आ जाएगा, और भाषण 4 जो है वो बांग्लादेश का पार्ट आ जाता है। ये क्या है, आइलैंड है ना, जिसको चारपिया भी बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ की जो एक रिवर है जो गंगा जो है, जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको क्या कहते हैं। गंगा जो है जब वो बांग्लादेश में निकल के आती है, जो डेल्टा बनाती है, तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। और वहाँ का एक रिवर और क्या है, मेघना, दोनों मिलती है, तो गंगा को हम वहाँ क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले डिस्कशन में। कल अगर जो भी न्यूज़ आएगा, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।